ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग जो गांधीवादी चरण था उसके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन 1930 में जो कि महात्मा गांधी ने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके और यह भी हमने देखा, क्या देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले साइमन कमीशन आया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना हुई थी और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने वह रिपोर्ट पेश किया था 1928 ईस्वी में। तो इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली है। हालांकि इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, 1929 के अधिवेशन में इसे निरस्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इसी दरमियान गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गोल मेज, जिसे हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। गोल मेज सम्मेलन, 3 प्रकार के सम्मेलन हुए गोल टेबल पर बैठकर, और पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेजों के साथ किसी भारतीय के साथ सामना सामनी बैठकर बातचीत हुआ। पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन के दौरान। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 21 मई 1930 ईस्वी 21 मई 1930 ईस्वी को मणिलाल इमाम साहेब के नेतृत्व में तथा सरोजिनी नायडू के सहयोगी के रूप में लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक स्थान पर नमक बनाने की कारखाना का घेराव किया। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा, जिसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीडम में किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है वह क्यों हुआ और गोलमेज सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोल मेज तो जो एक ऐसा मेज है जिसके चारों तरफ क्या है, तो भारतीय और अंग्रेज बैठकर एक सम्मेलन कर रहे हैं। तो यह पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों के सम्मुख एक साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे कि 21 मई 1930 ईस्वी को मणिलाल और इमाम साहब के नेतृत्व में, जिसमें सरोजिनी नायडू सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई थी, तो इसमें लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक स्थल पर नमक बनाने की एक कारखाना का घेराव किया। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को, जिसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीडम में किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह जो 21 मई 1930 ईस्वी को मणिलाल और इमाम साहेब के नेतृत्व में सरोजिनी नायडू के सहयोगी के रूप में 200 कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक स्थल पर नमक बनाने की कारखाना का घेराव किया, तो ब्रिटिश पुलिस ने इन पर बेरहमी से लाठीचार्ज करके इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसका वर्णन किस पेपर में किया गया, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीडम में किया। इसी बीच ब्रिटिश राज ने गोल मेज सम्मेलन की घोषणा कर दी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि अब भारतीय जो है अब आमना सामने की लड़ाई जारी कर दी है, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक सम्मेलन बुलाया एक राउंड टेबल पर, कि अब लगता है कि इन सभी से मिलकर सामना सामनी बात करनी ही पड़ेगी। तो ब्रिटिश राज ने गोल मेज सम्मेलन की घोषणा कर दी। इस गोल मेज सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करना एवं इसके आगे का संवैधानिक अधिवेशन तैयार करने के लिए तमाम भारतीय राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों को
लंदन आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो इसी दरमियान ब्रिटिश राज ने गोलमेज सम्मेलन की घोषणा कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करना। तो साइमन कमीशन की जो भारतीयों ने रिपोर्ट सौंपा था उसकी समीक्षा का जो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने रिपोर्ट दिया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार करके, तो उन सभी रिपोर्टों पर यह समीक्षा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया। कहाँ पे? तो लंदन में। तो जिसमें तमाम भारतीय राजनेता और राजनीतिक दलों को अंग्रेजों ने लंदन में आमंत्रित किया। इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। अब देखिए, इस गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग देखें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। तो डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी। अगर 12 नवंबर याद नहीं तो 1930 तो एग्जैक्टली याद रखेंगे ही रखेंगे। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। आधिकारिक तौर पर इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे। तो उस समय ब्रिटिश राजा कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। तो आधिकारिक रूप से उन्होंने ही इस सम्मेलन का आयोजन किया था। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। पूरा नाम था इनका जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने ही इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। और आयोजन किसने किया था? तो ब्रिटेन के उस समय राजा कौन थे? तो जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इसमें 3 ब्रिटिश राजनीतिक दल थे, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीयों की तरफ से 16 प्रतिनिधियों ने किया। यह भी पूछा गया है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 16, और जिसमें 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों ने हिस्सेदारी लिया। याद रखेंगे, 3 ब्रिटिश राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व भारत के 16 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो कुल भारतीय राजनेता शामिल हुए वे कुल 47। तो प्रतिनिधियों की बात की जाए तो भारत की तरफ से 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी लिया, लेकिन राजनेता की बात की जाए तो कुल 47 राजनेता, इस भारतीय राजनेता पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। याद रखेंगे 47। लेकिन किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने भाग नहीं लिया। अब कौन कौन से लोग भाग लिए? तो भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से थे? तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लोगों ने भाग लिया? तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन लोगों ने भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली, अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्ला खां और AK फजलुल हक। तो मौलाना मोहम्मद अली, अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्ला खां और AK फजलुल हक ने मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया। हिंदू महासभा की तरफ से किसने भाग लिया? तो हिंदू महासभा की तरफ से BS मुंजे और MR जयकर ने भाग लिया। तो हिंदू महासभा की तरफ से BS मुंजे और MR जयकर ने भाग लिया।
उदारवादी नेताओं में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया? तो तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्र। तो उदारवादी नेताओं की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया। सिख नेता में केवल सरदार उज्जवल सिंह ने भाग लिया। सिख नेता में केवल सरदार उज्जवल सिंह ने भाग लिया। ईसाई नेता में A.T. पनीर सेल्वस ने भाग लिया। तो ईसाई नेता में A.T. पनीर सेल्वस ने भाग लिया। दलित नेता में एकमात्र भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। तो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि कौन से राजनेता तीनों अधिवेशन में भाग लिए? तो याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर तीनों जितने सारे ये गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों सम्मेलन में हिस्सेदारी लिए। तो दलित नेता की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। देसी रियासतों की तरफ से कौन कौन राजा शामिल हुए? तो हैदराबाद के दीवान अकबर हैदरी, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण हक्सर और पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नावानगर के एस रणजीत सिंह, अलवर के महाराज जय सिंह तथा इंदौर और रीवा के धौलपुर, याद रखेंगे इंदौर और रीवा के धौलपुर, कोरिया सांगली सरीला के शासक, इन सभी शासक राज्य के जो देसी रियासत के शासक थे तो इसमें भाग लिए, याद रखेंगे। अब देखा जाए कि इसमें मांग क्या क्या रही। तो मांग क्या क्या रही उसे हम लोग देखें। अब देखिए भारतीयों की मांग क्या क्या रही जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो अखिल भारतीय महासंघ कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा बनाने की चर्चा की गई तथा भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधि बनाने की भी मांग कर दी। तो अखिल भारतीय महासंघ कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा बनाने की चर्चा की गई और भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधि बनाने की मांग कर दी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो अछूत हैं, जो दलित हैं, उनके लिए एक राजनीतिक प्रतिनिधि अलग होना चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव व्यवस्था होना चाहिए, पृथक सारा चीज़ अलग होना चाहिए क्योंकि वो समाज में काफ़ी पिछड़े हैं। तो इसी कारण तो पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में, क्योंकि महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन कह दिया था। तो हरिजन कहने पर ही भीमराव अंबेडकर क्या हो गए, तो महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे और इसके संबंध में उनसे एक बैठक हुई थी पूना में, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 कहा जाता है, याद रखेंगे, जो दलित समुदाय के व्यक्ति थे। अब इसी बीच पहले जैसे ही गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 ईस्वी में अब चूंकि यह असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस की मांग जो थी, कांग्रेस ने इस सम्मेलन को चूंकि बहिष्कार कर दिया था जो पहला गोलमेज सम्मेलन था और कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा बनाने की चर्चा की गई अखिल भारतीय महासंघ का, तो इस पर भी अस्वीकार हो गया, इस पर भी स्वीकृति नहीं मिली और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधि बनाने की भी मांग कर दी थी। तो यह पहला गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया। इसी बीच एक गांधी और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया 1931 में, कहाँ पे, दिल्ली में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता, याद रखेंगे। तो हम लोग इसको देखें कि जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया
और मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने, सभी कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति, ये सभी चीज़ें क्या हुए तो शामिल थी। तो जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया था। चूंकि उन्हें 6 बरस की कारागार हुई थी, लेकिन 2 ही बरस बाद उन्हें क्या कर दिया गया तो रिहा कर दिया गया। तो चूंकि वहाँ पर उनकी एक तो तबीयत खराब होने लगी थी और अंग्रेजों को लगा यदि महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया और आते ही फरवरी मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था कि आप सबने अवज्ञा आंदोलन को रिटर्न ले लीजिए, वापस ले लीजिए। साथ ही साथ सभी कैदियों की रिहाई की भी मांग की गई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल थी इस समझौता में। यह पहला ऐसा समझौता था जिसमें किसी भारतीय नेता को वायसराय के बराबर बैठकर समझौता करने का मौका मिला। तो एक तरफ जो गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कई राजनेता राउंड टेबल में शामिल थे, लेकिन इसमें सामने सामने वायसराय के बराबर बैठकर तो पूछा जाता है कि यह एक ऐसा पहला समझौता था जिसमें किसी भारतीय नेता को वायसराय के बराबर बैठकर समझौता करने का मौका मिला। तो वायसराय के बराबर अभी तक किसी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को बराबर बैठकर समझौता करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन महात्मा गांधी को गांधी इरविन समझौता के तहत पहली बार 1931 में दिल्ली में क्या हुआ तो वायसराय के बराबर बैठकर समझौता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांधी इरविन समझौता का पहला फल ब्रिटिश शासकों ने भारतवासियों को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी देकर दिया। याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता का जो पहला फल मिला भारत को कब मिला, तो भारत को जो समझौता का फल मिला कि उन्होंने 23 मार्च 1931 ईस्वी को किसे, भगत सिंह, राजगुरु और उसके बाद सुखदेव को फांसी दे दिया। अब सवाल उठता है कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 को। याद रखेंगे फरवरी मार्च 1931 को इसलिए रखा जाता है डेट क्योंकि यह समझौता का डेट प्रारूप तैयार होने लगा था, लेकिन 4 मार्च 1931 ईस्वी को यह पूरी तरह से समझौता हुआ। याद रखेंगे 4 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह समझौता चूंकि दिल्ली में हुआ था तो इसी कारण इसे जो गांधी इरविन समझौता है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। तो इस समझौते के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था कि चलिए अब लगता है इस समझौते के तहत हमारी मांगों को मान ली जाएगी। तो इसी कारण से क्या हुआ कि स्थगित कर दिया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस इस दिल्ली समझौता के प्रबल विरोधी थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे इस दिल्ली समझौता के अर्थात गांधी इरविन समझौता के प्रबल विरोधी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी इरविन समझौता का पुरजोर विरोध किया। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इस समझौता को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक कहा। तो जो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया तो कुछ लोगों ने इसको युग परिवर्तक भी कह दिया। जैसे कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इस गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता को क्या कह दिया, तो युग परिवर्तक, संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक कह दिया। याद रखेंगे 9 जुलाई 1930 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अब एक चीज याद रखेंगे कि इस गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 9 जुलाई 1930 ईस्वी को। किसने पारित किया, तो लॉर्ड इरविन ने। उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय था
और इसे दीपावली घोषणा कहा जाता है। याद रखेंगे, दीपावली घोषणा, क्योंकि यह जो दीपावली था, दिवाली के बाद दिवाली के पहले यह घोषणा किया गया था, इसीलिए इसे दीपावली घोषणा भी कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 9 जुलाई 1930 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने जो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव पारित किया, उसे दीपावली घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर को कांग्रेस और सरकार के मध्य शांति स्थापना का पता लगाने के लिए कहा गया। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर को कांग्रेस और सरकार के मध्य शांति स्थापना का पता लगाने के लिए कह दिया गया। याद रखेंगे, तथा जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी से मिलने यरवदा जेल मुंबई गए थे। तो जब महात्मा गांधी इस गांधी इरविन समझौता के पहले जेल में थे, तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर को कांग्रेस और सरकार के मध्य शांति स्थापना का पता लगाने के लिए कह दिया गया था। और इसी बीच यह बात कहने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी से मिलने यरवदा जेल गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यरवदा जेल कहाँ पे है, तो मुंबई में। 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। तो याद रखेंगे, कहीं कहीं डेट 4 मार्च लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 मार्च, तो डेट 4 मार्च याद रखेंगे, 4 मार्च ही एग्जैक्टली है। तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई भी फैसला संभव नहीं है। तो चूंकि पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया था, कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था पहले गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी कारण ब्रिटिश सरकार समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई भी फैसला संभव नहीं है। गांधी इरविन समझौते के तहत लॉर्ड इरविन ने क्या क्या स्वीकार किया, तो इस प्रकार गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या क्या किया, क्या क्या उसने स्वीकार किया, तो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। तो हिंसा के जितने सारे आरोपित हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई हो जाएगी। तो एक मांग तो मान लिया लॉर्ड इरविन ने कि जो हिंसा किए हैं उनको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को हम लोग छोड़ देंगे। दूसरा क्या स्वीकारा कि भारतीयों को समुद्र तट के किनारे नमक बनाने का अधिकार मिल जाएगा। तो उसने लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को समुद्र तट के किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया। तीसरा क्या है कि भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे सकते हैं। तो उस समय बैन कर दिया गया था जो शराब था और विदेशी कपड़ों, उन को होली जलाई गई थी, भारतीय शराब पर बैन कर दिया गया था। तो भारतीय जो थे वे शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे सकते हैं, यह भी एक्सेप्ट कर लिया किसने, लॉर्ड इरविन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर बहाल करना, याद रखेंगे। और इरविन ने कहा कि जितने सारे लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी रिजाइनेशन दिए हैं, त्यागपत्र दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं, उन सब को हम लोग एक बार फिर से उनके पद पर बहाल कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितनी सारी संपत्ति को जब्त किया गया उन सब को हम लोग रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति की वापसी, तो इन 5 चीज़ों को एक्सेप्ट किया लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ जो बैठक हुआ। क्या क्या कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई,
भारतीयों को समुद्र तट के किनारे नमक बनाने का अधिकार, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे सकते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पद पर बहाल करना और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति की वापसी। इतना स्वीकार कर लिया इरविन ने, लेकिन महात्मा गांधी ने कौन कौन चीज़ों को स्वीकार किया कि ठीक है आप इतना कह रहे हैं लेकिन हम कुछ बातों को हम स्वीकार करते हैं, बाकी सबको अस्वीकार करते हैं। तो कौन कौन सी बातों को महात्मा गांधी ने स्वीकृत किया कि गांधी इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी ने जो स्वीकार किया, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए इतनी सारी आप बात मान लिए तो हम सबने अवज्ञा आंदोलन को हम स्टे कर देंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक चलिए कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया कि जब आपको लगता है कि कांग्रेस से बात करने के बिना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जरूर भाग लेगी। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का कभी बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का कभी बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। जिस प्रकार गांधी जी ने जांच की मांग की थी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जितनी सारी जांच के लिए हम लोगों ने कमेटी बैठाई है, जांच की मांग की के लिए धरना प्रदर्शन किया है, अब उस जांच का जो उसकी जांच की जो मांग हमने की है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस मांग को हम लोग त्याग देंगे। तो गांधी जी ने इस इरविन समझौते के तहत इतनी सारी चीज़ों को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का कभी बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस जातियों की मांग छोड़ देंगे। अब इसमें प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का क्या क्या आधार था, इसमें जो प्रस्तावित संवैधानिक सुधार थे तो उनका क्या क्या आधार रहा उसे हम लोग देखें। अब देखिए क्या क्या आधार रहा, तो 3 आधार रहा। संघीय व्यवस्था, पहला संघीय व्यवस्था, दूसरा उत्तरदायित्व पूर्ण शासन, दूसरा उत्तरदायित्व पूर्ण शासन और तीसरा भारतीयों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले और भारत के वित्तीय ऋणों जैसे विषयों के संबंध में सुरक्षात्मक एवं आरक्षणात्मक व्यवस्था का प्रदान करना होगा। तो उसके लिए जो आधार बनाया गया, महात्मा गांधी ने क्या आधार बनाया कि संघीय व्यवस्था को आप लागू कीजिए, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन को आप लागू कीजिए और भारत के हितों का ध्यान रखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले और भारत के वित्तीय ऋणों जैसे विषयों के संबंध में सुरक्षात्मक एवं आरक्षणात्मक व्यवस्था का पालन करना होगा। अब इसी बीच दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित हो जाता है। कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, याद रखेंगे यदि डेट पूछा जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को 7 सितंबर को हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र महात्मा गांधी ने हिस्सेदारी लिया, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस शामिल ही नहीं हुआ था। तो दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, तो इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। याद रखेंगे एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सेदारी लिया।
इस सम्मेलन में महात्मा गांधी डॉक्टर अंसारी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि वे मुसलमानों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। याद रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंसारी को इसलिए ले जाना चाहते थे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी मुसलमानों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। ब्रिक मॉरिस ने टिप्पणी की कि एक अधनंगे व्यक्ति किस पर कहा, तो महात्मा गांधी को। तो इसी में ब्रिक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अधनंगा व्यक्ति कह दिया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अनोखा प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है। तो यह जो सम्मेलन हुआ था किस पैलेस में हुआ था, तो सेंट पॉल पैलेस। याद रखेंगे, सेंट पॉल पैलेस। तो श्रिक मॉरिस ने टिप्पणी किया कि एक अधनंगे व्यक्ति, किसे कहा, महात्मा गांधी को, तो एक अधनंगे व्यक्ति को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अनोखा प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि धोती पहन के ही ये चले गए थे लंदन। याद रखेंगे, आधा शरीर इनका खुला था। इसी पर चर्चिल ने क्या कहा, चर्चिल ने कहा कि वह अर्थात ब्रिटिश राज एक देशद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा देकर बात कर रही है। तो इसी में अर्धनंगा फकीर कह दिया ब्रिटिश, कौन, चर्चिल ने। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा महात्मा गांधी को, तो चर्चिल ने क्या कहा कि वह एक देशद्रोही फकीर, वह किसके लिए, ब्रिटिश राज के। तो ब्रिटिश राज एक देशद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा देकर बात कर रही है। याद रखेंगे, अधनंगा फकीर कह दिया। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया। इस जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया और इस व्यापारिक नेताओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो घनश्याम दास बिड़ला। याद रखेंगे, इसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। कि व्यापारिक नेता में कौन भाग लिए, तो व्यापारिक नेताओं ने भी भाग लिया था इसमें। और व्यापारिक नेताओं का प्रतिनिधित्व किसने किया, घनश्याम दास बिड़ला ने। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर तीनों ने भाग लिया। याद रखेंगे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर तीनों ने इसमें भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, तीनों ने भाग लिया था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने। चूंकि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो महात्मा गांधी शामिल हुए थे। याद रखेंगे, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई वार्ता नहीं हो सका। तो चूंकि भीमराव अंबेडकर अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग प्रतिनिधि मंडल की मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई वार्ता नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई भी वार्ता नहीं हो सका। इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की तथा महात्मा गांधी ने उसे मना कर दिया। तो इसमें भी भीमराव अंबेडकर ने, जो अल्पसंख्यक थे, दलित समुदाय के लोग थे, तो उनके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर दी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने विरोध नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी ने ही उनका विरोध कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई पहुंचे और उन्होंने कहा, और तो मना कर दिया। तो इस प्रकार इस जो विरोधाभास हो गया था, तो इसी कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया, तो असफल हो गया। मुस्लिम लीग के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बनी। तो इसी कारण 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी वापस भारत आ गए और मुंबई पहुंच गए और उन्होंने
क्या कह दिया। उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ। तो भारत कब वापस आ गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करके, तो 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई पहुँचे और उन्होंने क्या कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम बेनतीजा रहा, उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकला और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौता को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अर्थात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है। कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? बेनतीजा रहा, उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकला और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और इसके असफलता के बाद उस समय जो तत्कालीन वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौता को भी मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरा चरण शुरुआत हो गया। याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि जब महात्मा गांधी मुंबई वापस आए तो एक बार फिर से वे मुंबई के यरवदा जेल में वापस चले गए। याद रखेंगे, तो द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला वह 1932 ईस्वी से 1934 ईस्वी। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1930 ईस्वी। तो उसी का यह पार्ट है जिसका दूसरा हिस्सा है, जो 1932 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक इसका दूसरा चरण चला। तो 15 जनवरी 1932 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी ने कर ही दिया था। तो याद रखेंगे कि 3 जनवरी 1932 ईस्वी, तो पुनः कब शुरुआत हुआ? 3 जनवरी 1932 ईस्वी को शुरुआत कर दिया था। डेट यही याद रखेंगे, 3 जनवरी 1932 ईस्वी। हालांकि यह डेट तो पूछा नहीं जाता, बस इतना याद रखेंगे 1932 ईस्वी। तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया। और लेकिन 15 जनवरी 1932 ईस्वी को औपचारिक रूप से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। याद रखेंगे, फिर से निर्णय ले लिया गया। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों एवं महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तथा यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और कुछ ही महीनों में इसे कुचल दिया गया। तो एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रह गया। गांधी जी को एक बार फिर से, चूंकि यरवदा जेल में आए थे तो जेल में रहे नहीं, लेकिन वो वापस चले गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने द्वितीय चरण की शुरुआत की सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो एक एक करके सभी लोगों को जेल में ठूस दिया गया। गांधी जी को एक बार फिर से यरवदा जेल में डाल दिया गया और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, इसको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रह गया। और इस प्रकार कुछ ही महीनों में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया 1932 में। याद रखेंगे, हालांकि 1934 ईस्वी तक कुछ
कहीं कहीं यह धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन 1934 ईस्वी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि 1932 में ही यह समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ कुछ चरण चलते रहे। तो इसी बीच क्या हो गया, तो एक सांप्रदायिक पंचांग जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, उसकी घोषणा कर दी गई। तो अंग्रेजों के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कर दी गई। याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय समाज में और अधिक फूट डालने के लिए एक घोषणा की, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। तो भारतीय समाज में और अधिक फूट डालने के लिए उसने एक घोषणा कर दी, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जो संप्रदाय के आधार पर, चूँकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फूट डालो और राज करो, कि यहाँ से देखने लगे कि सभी लोग भारतीयों के ऊपर राज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें लड़वा दें। तो चूँकि लॉर्ड कर्जन ने तो यह काम कर चुका था 1905 ईस्वी में, तो यहाँ पे मतभेद हो गया था मुस्लिम लीग में, भीमराव अम्बेडकर में, कांग्रेसियों में, महात्मा गांधी में। तो इसी का फ़ायदा उठाया रैमजे मैकडोनाल्ड ने और उसके लिए एक मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कर दी। और इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, अर्थात अलग अलग संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की जो प्रणाली है उसका इसने क्या कर दिया, विस्तार किया। पहली बार दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करके हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। तो इसी सांप्रदायिक पंचांग में दलित समुदाय को एक पृथक निर्वाचक प्रणाली प्रदान कर दिया गया और उसे हिंदू समाज से अलग करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। और इसके लिए अलग से प्रांतीय सभाओं में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई थी, मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा हुई, तो उस समय दलितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 71 सीटें। कहाँ पे? तो प्रांतीय विधानसभाओं में। तो पहली बार दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचक प्रणाली प्रदान करके हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। किसमें? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचांग या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड में, और इसे हिंदू समाज से अलग करने का बंदोबस्त कर लिया गया था। महात्मा गांधी का मानना था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से दलित समुदाय हमेशा के लिए दलित बनकर रह जाएगा। याद रखेंगे, इसीलिए इसका चुनाव सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि दलित को भी जिस तरह से वोटिंग दिया जा रहा है सबको, उसमें ही दलित भी आकर वोट कर सकते हैं। उनके लिए कोई अलग निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वे समाज से अलग हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से जो दलित समुदाय हैं वे हमेशा के लिए दलित बनकर ही रह जाएंगे, वे अलग हो जाएंगे, और इसीलिए उनका चुनाव दलित पृथक निर्वाचक मंडल में न होकर सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत ही होना चाहिए। ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। इस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो मुंबई के जो पुणे है, पुणे में थे, मुंबई के पुणे के यरवदा जेल में। उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और 21 सितंबर 1932 ईस्वी से जो उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, तो उसे उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया और यह अनशन 6 दिनों तक चला। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कितने दिनों तक जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, तो 6 दिनों तक। किस जेल में? तो पुणे के यरवदा जेल में। याद रखेंगे,
और इसे कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया, तो उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में। 21 सितंबर 1932 ईस्वी से यह आमरण अनशन प्रारंभ हुआ था। तो इसी समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे, तो वहाँ उन्होंने आमरण अनशन शुरुआत कर दिया, याद रखेंगे। और 21 सितंबर 1932 ईस्वी से प्रारंभ हुए इस आमरण अनशन को, तो कब कितने तारीख को यह आमरण अनशन की शुरुआत हुई थी? 21 सितंबर 1932 ईस्वी को, याद रखेंगे, 21 सितंबर 1932 ईस्वी को। और इस दिन को किस रूप में मनाया गया कांग्रेसियों के द्वारा? तो उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में, याद रखेंगे, उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में। और यह जो अनशन चला 6 दिनों तक अनशन चला, याद रखेंगे। अब देखिए, जब आमरण अनशन शुरू किया था महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को 6 दिनों तक, तो छठा दिन अर्थात 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी, और जब इनका आमरण अनशन टूट गया, तो छठे दिन में जब इनका आमरण अनशन टूटा, तो क्यों टूटा? भीमराव अंबेडकर इनसे वार्ता करने के लिए आए। भीमराव अंबेडकर इनसे वार्ता करने के लिए कहाँ पे आए? तो पूना आए, याद रखेंगे, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ, याद रखेंगे। तो जब सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में आमरण अनशन जब शुरू किए, तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को धक्का लग गया। भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल हो, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। तो छठे दिन जब आमरण जब हुआ, तो जब महात्मा गांधी से मिलने के लिए कौन आए? भीमराव अंबेडकर। तो उनके साथ समझौता हुआ, तो छठा दिन यह आमरण अनशन टूट गया। तो क्या क्या समझौता हुआ? इसी समझौता को पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 26 सितंबर 1932 को हुआ। तो मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास इत्यादि के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। तो किन किन लोगों ने प्रयास किया? मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास ने। तो इन्हीं के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के बाद दलित वर्ग के लिए एक जो पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा अंग्रेजों ने कर रखी थी, उसे समाप्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि पूना पैक्ट के बाद जो पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया था, बात चल रही थी, निर्माण भी शुरू हो गया था दलित के लिए, तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, याद रखेंगे। चूँकि 71 सीटें आरक्षित कर दी गई थी दलितों के लिए, तो अब उसकी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी, इसमें कितनी बताई गई थी? 71। तो अब 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 148 कर दिया गया, याद रखेंगे। 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। तो याद रखेंगे, जो प्रांतीय विधानसभा थे उनमें दलितों के लिए जो सुरक्षित सीट थे, उन्हें 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं, उनमें 18% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है कि कितनी प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी की गई? तो 18%, याद रखना, 18% इम्पॉर्टेंट है। पूना पैक्ट के बाद
गांधी जी हरिजन उत्थान की तरफ मुड़ गए। हरिजन अर्थात जो दलित समुदाय हैं उनको गांधी जी ने हरिजन कहा और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। इम्पोर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की। तो सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 ईस्वी में। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन कहा। तो महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को क्या कहा, हरिजन। हरिजन का मतलब होता है जो ईश्वर के लोग होते हैं, और इसका विरोध भीमराव अंबेडकर ने किया। तो इसका विरोध किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने कर दिया कि आप दलितों को हरिजन शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, 8 मई और 16 अगस्त 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी 2 बार हरिजन उत्थान के लिए आमरण अनशन किए, जिसमें 8 मई को 21 दिन का अनशन शामिल था। तो 8 मई को 21 दिन का अनशन, 8 मई 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी ने हरिजन के उत्थान के लिए 2 बार आमरण अनशन किया। साथ ही साथ 16 अगस्त 1933 को भी हरिजन के उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने 2 बार आमरण अनशन किया था। याद रखेंगे कि 8 मई 1933 ईस्वी को 21 दिनों का अनशन किया था किसने, महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए। साथ ही साथ 16 अगस्त 1933 ईस्वी को भी हरिजन के उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो 2 बार आमरण, महात्मा गांधी ने हरिजन के उत्थान के लिए आमरण अनशन किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इस घटना से पहले याद रखेंगे, जब अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की गई तो उससे पहले 25 जून 1932 ईस्वी को पूना में महात्मा गांधी की कार पर बम फेंका गया था। अब यह बम किसने फेंका गया इसके बारे में पता नहीं चला कि यह जो भीमराव अंबेडकर के तरफ से कुछ लोगों ने फेंक दिया था, या फिर अंग्रेज़ों की तरफ से फेंका गया था, या कांग्रेसियों की तरफ से फेंका गया था। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो 25 जून 1932 ईस्वी को पूना में महात्मा गांधी की कार पर बम फेंका गया था। याद रखेंगे। अब ये सारी चीज़ें जब हुई, अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना शुरू होने लगी, दलित समुदायों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग हुआ, तो अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बुलाहट दे दी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने लगा। अब देखिए, अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी शुरुआत हो गया। तो 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जब 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया, तो आमरण अनशन किया था। तो उसके पहले ही 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। तो याद रखेंगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जबकि मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। जबकि जो मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भाग लिया था। इसमें 1935 ईस्वी के अधिनियम के ठोस योजना की पेशकश की गई और प्रांतीय चुनाव की भी घोषणा की गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम, इसमें 1935 ईस्वी के अधिनियम के ठोस योजना की पेशकश की गई और प्रांतीय चुनाव की भी घोषणा कर दी गई। याद रखेंगे, 1935 के अधिनियम के से ठीक पहले 1 जनवरी 1934 ईस्वी को निश्चय दिवस मनाया गया।
तो 1 जनवरी 1934 ईस्वी को एक निश्चय दिवस मनाया गया, याद रखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की प्रेरणा से केरल के केलप्पन जिले में स्थित गुरु वायुरप्पन मंदिर में हरिजनों को क्या मिला? तो प्रवेश मिला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1935 के अधिनियम से ठीक पहले 1 जनवरी 1934 ईस्वी को निश्चय दिवस मनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी की प्रेरणा से केरल के केलप्पन जिले में स्थित गुरु वायुरप्पन मंदिर में हरिजनों को प्रवेश मिला, क्योंकि केरल का जो गुरु वायुरप्पन मंदिर था उसमें हरिजनों के प्रवेश पर वर्जित था, हरिजनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया था। कुल 46 प्रतिनिधियों ने तीसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। तो तीसरे गोल मेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 46, याद रखेंगे। तीसरा जो गोल मेज सम्मेलन था वह 17 नवंबर 1932 ईस्वी से शुरू हुआ और दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। इसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी भाग लिया। तो जो तीसरा गोल मेज सम्मेलन था वह 17 नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। इसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने तीसरे जो गोल मेज सम्मेलन था उसमें क्या किया? भाग नहीं लिया, जबकि भीमराव अंबेडकर और बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गोल मेज सम्मेलन है उन तीनों गोल मेज सम्मेलन में कौन कौन लोगों ने भाग लिया? तो एक तो भीमराव अंबेडकर और बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, याद रखेंगे। और तीसरे गोल मेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया। तीसरे गोल मेज सम्मेलन के दौरान भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम देश का नाम पाकिस्तान अर्थात पवित्र भूमि रखने का प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया? तो एक कॉलेज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने। हम लोग आगे इसे देखेंगे, पाकिस्तान नाम दिया। पाकिस्तान के सभी अक्षरों को अलग अलग राज्यों से लिया गया है। कि इसी तीसरे गोल मेज सम्मेलन के दौरान भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का नाम पाकिस्तान का मतलब पवित्र भूमि रखने का प्रस्ताव पेश किया गया कि अगर जब भारत का विभाजन होगा हिंदू और मुसलमान में तो एक देश बनेगा पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान अर्थात पवित्र भूमि नाम रखने का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो एक कॉलेज के विद्यार्थी जिसका नाम था चौधरी रहमत अली ने। याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली। एक चीज़ और याद रखेंगे कि तीनों गोल मेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तीनों जो गोल मेज सम्मेलन हुआ, इन तीनों गोल मेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये तो था हमारा महात्मा गांधी का सफ़र गोल मेज सम्मेलन तक। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वह प्रांतीय चुनाव 1937 का होगा, और इसके बाद गोल मेज सम्मेलन के बाद क्या क्या देखा जाएगा कि जो भारत शासन अधिनियम बना 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की सारी खाका तैयार हो गई गोल मेज सम्मेलन के बाद, और 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है उसकी भी घोषणा कर दी गई, और 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव आयोजित किया गया। और हम लोग आगे देखेंगे
दिल्ली चलो का नारा, पूना समझौता हम लोगों ने देख लिया, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देखेंगे, जो महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन होगा, अंतिम सफ़र होगा। और पाकिस्तान की मांग की जाएगी, आज़ाद हिंद फौज का गठन होगा और उसके बाद एक नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन और क्लाइमेट एटली की घोषणा होगी और अंतिम चरण में 1947 में क्लाइमेट एटली भारत को स्वतंत्र कर देगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाएगा। और इसके बाद यह जो आधुनिक भारत का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह समाप्त हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करें कि यह जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेशन है वह कैसा लग रहा है। हम लोग बहुत जल्द इसे समाप्त कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग समाप्त करेंगे, कुछ भी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और इस गांधीवादी चरण को और आगे बढ़ाएंगे, अंतिम चरण की ओर ले चलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।